नमस्कार। अध्ययन के मिथिलेश जौहर सिंह जी, उनके अन्य सभी साथी पदाधिकारी, हमारे नगर सेवक भाई कमलेश यादव, नगर सेवक बाला तावड़े, हमारे शाह, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी और अध्ययन के पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले तो मैं जिन्होंने स्कूली परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क लाए, ऐसे सारे बच्चों का हम सम्मान तो करने ही वाले हैं, लेकिन मैं सबसे पहले मौखिक रूप से उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, उनका बधाई उनको देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन बच्चों को भले कोचिंग क्लासेस के माध्यम से फीस लेकर पढ़ाया, लेकिन व्यवस्था जिन्होंने किया, ऐसे अध्ययन के अध्यक्ष और उनके सारे शिक्षक जो है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और अपने बच्चों को अपने पेट को मारकर, अपने मन की सारी इच्छाओं को मारकर जो कोचिंग क्लास में भेजते हैं, ऐसे माता पिता का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं स्वयं बहुत ही छोटे परिवार से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन दिनों में पढ़ाई के लिए मेरी माताजी कितना प्रयास करती थी, मेरे पिताजी कितना प्रयास करते थे, वो अभी भी मेरे दिलो दिमाग में है। इसलिए समय बदलता गया, दशक 5 बीत गए, लेकिन हालात वही के वही हैं, क्योंकि नया नया जनरेशन पैदा होता है तो उनको ये सारी परेशानियों को झेलनी पड़ती है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन, शिक्षा का महत्व क्या है ये हम सबको पता चल गया, और बड़े पैमाने पे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका जीवन कैसे और अच्छा हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। जरा रहने दो भैया, जरा सब वहीं खड़े रहो। आप जितना अभी ठीक करने जाओगे उतना बिगड़ जाएगा। ये कौन है लीडर? इसको पुलिस में भर्ती कर देंगे हम बाद में। हाँ, इसका नाम ले लो। अच्छा है, नहीं अच्छा है। मैं अध्ययन के जो कर्ता धर्ता है उनसे निवेदन करूंगा, बाला तावड़े से निवेदन करूंगा, कमलेश भाई से निवेदन करूंगा, ये जो 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, या तो फिर आने वाले दिनों में हमको 8वीं 9वीं से प्रारंभ करना पड़ेगा कि बच्चों ने आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए करके। अब बच्चों को लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, कोई सीए बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट बने इसका प्रयास कर रहा है। लेकिन देश की जो वर्तमान स्थिति है, देश और दुनिया की, उसका भी थोड़ा हमको अध्ययन करना पड़ेगा और बच्चों के दिलो दिमाग में डालना पड़ेगा। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी, अमेरिका का जो सालाना उलाढा जिसको कहते हैं हिंदी और मराठी में, वो $10 ट्रिलियन का है। कितना? $10 ट्रिलियन। अमेरिका की लोक संख्या हमसे बहुत कम है, हमारी लोक संख्या उनसे 3 गुना से भी ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन का। कितना? $3 ट्रिलियन। यानी अमेरिका जितना पैसे का रोलिंग एक साल में करता है, व्यवहार करते हैं, उनका लोक संख्या कम है और उनका रोलिंग $10 ट्रिलियन का है। हमारी देश की लोक संख्या बहुत ज्यादा है, उनसे 3 गुना से भी ज्यादा है, और हमारा रोलिंग जो व्यवहार हो रहा है वो 3 ट्रिलियन का, यानी उनसे 3 गुना कम पैसे का हम रोजगार करते हैं, अगर सादा भाषा में कहो तो। वहां पर अमेरिका में इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए 1 लाख का इंजीनियर है, कमलेश भैया, 1 लाख इंजीनियर, और हमारा रोलिंग उनसे 3 गुना कम है, लेकिन हमारे यहाँ पर 10 गुना इंजीनियर है। अगर वहां पर 1 लाख इंजीनियर है तो हमारे यहाँ पर 10 लाख इंजीनियर है। ये कैसे हो गया? तो सामान्य घर परिवार के लोगों को लगा कोई इंजीनियर बन गया अपने कम समाज में या तो अगल बगल में,
तो उसको ₹1,00,000 पगार मिल गया, तो इनको भी लगा कि अपने भी बच्चे को भी इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में उतना इंजीनियर लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उतना इंजीनियर लोगों को काम नहीं मिल रहा है। हालात ये हो गया कि जो बच्चा 65-70% मार्क लेके आया, उसको लगता है कि मुझे मजदूरी करना है, वो जो काम मिला वो काम पे लग गया, वो काम सीखा हो और एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पे गया हो। मान लो कि कोई एक कमलेश भाई के पास ड्राइवर है, ये उनको 15,000 रुपये पगार देते हैं। 12 को लगेगा कमलेश भाई का ड्राइवर बहुत अच्छा है, उसको 2,000 रुपये ज़्यादा पगार देकर मंगाता है, उसका पगार हो गया 17,000। दोपहर खेती देखता है कि 12 तावड़ी के पास जो ड्राइवर है बहुत अच्छा काम कर रहा है, सुबह टाइम पे आता है, रात को बहुत देर तक रहता है, उसको 20,000 रुपये देके उसने ले लिया। ऐसा करते करते उसका पगार बढ़ते गया। लेकिन जो इंजीनियर है वो दूसरा तीसरा कोई काम ही नहीं करता, वो बोलता मैं इंजीनियर हूँ, मुझे ये काम मिलना चाहिए। तो इंजीनियर से ज़्यादा जो नॉन इंजीनियर है वो आगे बढ़ रहे हैं और जो इंजीनियर है वो बैठे। ऐसा ही है देश का आज हालत हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सारे बच्चों का एक दिन 2-3 घंटे का अभ्यास वर्क करो, उसमें मैं भी आऊँगा, गवर्नमेंट के ऑफिसरों को हम बुलाएंगे। हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में कौन सा क्षेत्र में उन्होंने जाकर काम करना चाहिए, ये उनको एडवांस में बताना पड़ेगा। जैसा कमलेश भाई ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ, मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हमारे देश में सारा मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, जो भी पैदावार चाहे वो हमारे देश में हो। हम चाइना का कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे, ताकि हमारे देश में जो बच्चे हैं उनको काम के व्यवसाय में, व्यापार में लगाने की आवश्यकता है और वो सीखेंगे और ये आसानी से है। मान लो कि एक बच्चे ने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने का वो सीख गया, उसके बाद पैसा नहीं है, लेकिन बाजार में इस प्रकार के लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उसको ये काम नहीं आता है। तो इस प्रकार के बच्चों को साथ में लेकर या तो बड़ा अच्छा पगार देकर वो ज्वाइन कर लेते हैं, या तो फिर उसको पार्टनरशिप में लेकर ज्वाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको बच्चों को आने वाले दिनों में ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि आपने क्या करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बचपन से अप्रेंटिसशिप करके टर्नर हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, डायमेकर हो गया, और मैंने स्वयं का साइनात इंजीनियरिंग चलाया 30-35 साल, इसलिए मैं अपने पैरों पर एकदम ठीक ठाक खड़ा हुआ है। मैं पॉलिटिक्स में आया तो मेरा घर चलाने के लिए पैसे का मेरे को चिंता नहीं करना पड़ा, इसलिए मैं 30 साल का ये बेदाग राजनीति में काम कर रहा हूँ, टिका हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। उसका पीछे का कारण ये है। तो हमको बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत काम करने की आवश्यकता है। अब जो छोटे छोटे देश में लोग हैं उनको चिंता है क्या है, हम जो बनाएंगे वो हमारे देश में यहाँ पर ही बिकेगा, क्या हमको और कोई विदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोगों ने इनको हिम्मत देनी पड़ेगी कि आप चिंता मत करो, आपके पास अगर हुनर है, आप अगर कर सकते हो तो आपको बैंक में से पैसे भी मिलते हैं, लोन भी मिलते हैं। अब पिछले कुछ वर्षों में इस छोटे छोटे लोगों को लोन देना बंद हो गया, बैंक के पास बड़े पैमाने पे पैसा जमा हो गया। तो फिर कांग्रेस के राज में ये बड़े बड़े लोगों को पैसा दे दिया, 2,000 करोड़ दे दिया, 5,000 करोड़ दे दिया, 10,000 करोड़ दे दिया, और ये सारे लोग घोटाले करके भाग गए, पैसा भी डूब गया, चले गए। मोदी जी ने कहा कि ये चलेगा नहीं, सामान्य लोगों को लोन दो। अब आपको बिगर किसी भी गारंटी के अगर आपके पास आधार कार्ड है तो 10,000 रुपये का लोन तो आपको इजीली मिलता है। इस प्रकार की व्यवस्था होगी। अब बहुत लोगों को मिला नहीं होगा, कोई लेते नहीं होंगे, उनको लगता है मेरे को कौन देगा। नहीं, आपके पास आधार कार्ड है, आप कोई भी बैंक में जाएंगे तो आपको 10,000 रुपये का लोन तो बिगर गारंटी से मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था होगी। बहुत सारी योजनाएं है, बहुत सारी स्कीम है। हम आने वाले दिनों में एक अभ्यास वर्ग के माध्यम से जो बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको सिखाने का प्रयास करेंगे। हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारा आज का जो बच्चा है वो मैन्युफैक्चरर बनेगा, वो उत्पादक बनेगा, वो आने वाले दिनों में 2-5 लोगों को नौकरी देगा। इस प्रकार के हमको मोड़ में आना पड़ेगा। इसलिए मेट्रो का तो 15 साल के पहले रामनाथ जी जब आए थे मेट्रो के लिए, तब मैंने उधर भाषण किया था। तो जो घर है उनको घर दे दो, जो फैक्ट्री है, जो छोटा छोटा कारखाना चलाते हैं उनको एक जगह पे लाके उनको एक इंडस्ट्री बना देंगे ताकि उनका कारखाना भी चले, कारखाने में लोगों को जॉब मिले। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लेकिन किसी के गले उतरती नहीं है। लेकिन मुझे भगवान ने कहा कि आप कैसे रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परिवर्तन तो आना ही है ना। भारतीय जनता पार्टी का जब 2 उम्मीदवार जीत कर आए थे पूरे देश में, तो कांग्रेस वाले हमारे मजाक उड़ाते थे, हम दो हमारे दो।
कांग्रेस वाले कहते थे ये दो और इनके दो, लेकिन हमारे पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया और आज देश में सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है। इसलिए मेरा मानना है कि हमने कैसा रहना चाहिए। आज इसमें से एक भी बच्चे ने अगर मेरे भाषण को स्वीकार किया और वो चाहेगा कि मैं स्वयं का कुछ ना कुछ रोजगार पैदा करूंगा, तो मैं मानता हूं कि मेरा भाषण सफल हो गया। तो मैं आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। जब मुझे निमंत्रण देने आए तो मैंने देखा कि 85%, 90%, 87% यानी झोपड़पट्टी में रहकर बच्चे अगर इतना मार्क लाते हैं तो निश्चित इनके पीछे अगर हम लोग खड़े रहेंगे तो ये बच्चे बहुत तेजी से आगे जाएंगे। सिर्फ आपने एक ही काम करना है, प्रामाणिकता आपने होनी चाहिए, परिश्रम करने की आपने क्षमता होनी चाहिए। मैं आज 2 ही कार्यक्रम था मेरे पास, एक भगवद गीता का भी जिसमें मैं 2.5 घंटा बैठा, क्योंकि इसके बाद में एक ही कार्यक्रम था, वहाँ मुझे जाना है। लेकिन कमलेश यादव वहाँ पर आके बैठ गया आगे। अभी नगर सेवक तो इनको आगे लाके बिठा दिया। मैं स्टेज पर से सोच रहा था बोला कि दक्षिण भारतीयों का कार्यक्रम है, ये कमलेश कैसा आ गया। लेकिन मेरा इनके ऊपर बड़ा प्रेम बढ़ गया कि भगवद गीता इन्होंने कल भी सुना, परसों भी सुना, तो इनको भगवद गीता का नशा आ गया होगा, इसलिए आकर बैठे होंगे। लेकिन कमलेश यादव मुझे लेने के लिए आए थे, अभी उन्होंने भाषण में बताया। देखिए कमिटमेंट क्या चीज़ होती है। अगर आप में प्रामाणिकता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो उनको लगा कि मैं बैठूंगा तो गोपाल शेट्टी आएंगे, ये उनका दृढ़ विश्वास था कि आएंगे। मैं जो लिखा हुआ कार्यक्रम में अभी इसके बाद में जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आया और मुझे अच्छा लगा। देखिए परमात्मा की कृपा कैसी होती है। मैं सोचा कि फटाफट कार्यक्रम करो और भाग जाओ, कोई बारिश आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन भगवान ने इतना परमानेंट छपरा बना दिया है, बारिश का तूफान भी आया तो ये कार्यक्रम बिगड़ेगा नहीं, है ना। भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। डेवलपमेंट कितना भी हो जाए और देश कितना भी प्रगति करे, लेकिन भगवान छोटे लोगों की व्यवस्था सबसे पहला करते हैं। लेकिन सिर्फ करवाने वालों की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि करवाने वाले अगर झट कर रहे तो हम देखते देखते आसानी से लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में ला सकते हैं। वो लाने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। फिर एक बार सभी बच्चों को शुभेच्छा, उनके माता पिता को धन्यवाद, अभियान के जो कर्ता धर्ता है उनको विशेष धन्यवाद। उनसे ये भी निवेदन करूँगा तो अगर बहुत अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है तो आप अपना भी कंट्रीब्यूशन दीजिए। कमलेश को कहिए, बाड़ा को कहिए, मुझे कहिए। मेरे पास कुछ लोग 5-5 हज़ार रुपये का चेक लाकर देते हैं और वो मैं जो भी आते हैं उनको देने का काम करते रहता हूँ। लेकिन भगवान की कृपा ये है कि चेक आता है ज़्यादा, लेने वाले कम आते हैं लेने वाले कम आते हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। और बाड़ा को लगता है मेरा गोपाल शेट्टी के पास क्यों भेजो, मत भेजो, आप ही संभालो। कमलेश को लगता है मैं क्यों भेजो, मत भेजो, आप ही संभालो। योगेश भाई को लगता है मैं क्यों भेजो गोपाल शेट्टी के पास, मेरा गिराक मत भेजो, आप ही संभालो। मेरे पास भूले भटके आ जाते हैं, मैं उनको देता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नगर सेवकों को, विधायकों को। ये अपने अपने जो भी क्षमता भगवान ने इनको दी है उनके मजे से करते रहते हैं। मैं एक लास्ट बात बताकर अपने भाषण को पूरा करूंगा, क्योंकि कल की घटना मुझे एकदम छू गई है। कल एक लड़की मेरे पास आई, 35 साल की होगी, उसका बच्चा 7 साल का है और उस बच्चे को बीमारी का भी नाम मैं सांसद होकर भी ले नहीं पाता हूँ और कुछ पैर के और हाथ के सब नस अकड़ जाते हैं और डॉक्टरों ने कहा कि ये 20 साल जिएगा। करीब डॉक्टर ने उसका अभी से डायग्नोज कर दिया कि 20 साल जिएगा। अब उस लड़की बच्चे के माता को मालूम माँ क्या होती है, हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि माँ क्या होती है। माँ को पता है कि मेरा बच्चा 20 साल ही जीने वाला है। अब उसको किसी ने कहा कि एक दवा निकला है 4 लाख रुपए का एक इंजेक्शन और महीने में 1 देने का उसको, तो शायद 20 साल से भी ज़्यादा जी पाएगा। तो उसको किसी ने कहा वो गोपाल शेट्टी के पास चले जाओ। वो मेरे पास आई। मैं वैसे मेरे ऑफिस में 1-2 मिनट में सबको फ्री कर देता हूँ, लेकिन कल क्या पता नहीं कि मैंने डॉक्टरों के साथ में उसका बात करवाया और उस लड़की को अंदर ही बिठाया, उनको बाहर दूसरे रूम में भेजकर फिर कार्यकर्ताओं को बोलकर देख ले उसका। तो उसका देखा मैंने कल पहली बार डॉक्टर श्याम अग्रवाल को 40 साल का मेरा नाता है और उनको फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे बच्चे आई है मेरे पास, उसको उनको मदद करना है, ये आप करिए। और डॉक्टर ने उससे बात करने के बाद में कहा कि गोपाल भाई एक नया सिस्टम चालू हो गया कुछ लोगों का, लोगों के पास से पैसा निकालने का। सोमवार को आप मेरे पास भेजिए, मेरे पास उसका
स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो आता है, मैं उसका दिखा दूंगा, इलाज कर दूंगा। यानी भगवान कैसा भेजते हैं, मैंने कहा कि भगवान ने छपरा बना दिया है तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं, खाली हम लोगों ने जागरूक रहना चाहिए। अब मैं उसका आगे का जो भी करना है वो करूँगा। अब उस लड़की को लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरा बच्चा आगे जी नहीं पाएगा, तो ये आज के ज़माने में नहीं है। सभी बड़े बड़े बीमारियों का इलाज निकला हुआ है, सभी बड़े बड़े बीमारियों का। मैं आपके सांसद के नाते आपको बताता हूँ, जो 91 में पेटेंट रजिस्टर हुआ था दवाइयों का, वो भी खत्म हो गया उसका, 30 साल का था वो। बड़ौदा का एक दवा बनाने वाला मेरे पास आया, वो मुझे कहता है कि गोपाल भाई मैं जो दवा बनाता हूँ, ये दवा जैसे का जैसा एक पैकेट है, ये अमेरिका जाता है और अमेरिका से ये पैकेट का नाम वाम भी कुछ नहीं बदलते हैं, वही अमेरिका से वापस हिंदुस्तान आते, क्योंकि पेटेंट रजिस्टर उनके पास है। वो मुझे कहता है कि मैं ये 30,000 रुपये में दवा देता हूँ और ये दवा 3 लाख रुपए में बेची जाती है। 30,000 रुपये का दवा 3 लाख रुपए में बेची जाती है। अभी पेटेंट रजिस्टर हुआ इसलिए वो सब कैंसिल हो गया, तो 3 लाख का दवा अभी 30 लाख रुपए में मिल रहा है। भारत एक ऐसा देश है, आप सबकी जानकारी के लिए, हमारे देश में पहला चिकन पॉक्स जो होता है ना, माता आता था, सबको आता था, मुझे भी जुने सबको आया, अभी लोगों को नहीं आता कि उसका इंजेक्शन आ गया। ये चिकन पॉक्स का दवाई इंजेक्शन पहले अमेरिका में आया और अमेरिका में से भारत आने के लिए 10 साल लग गए थे उन दिनों में। 10 साल के बाद में वो हमारे देश में आया और फिर हमारे देश में टीकाकरण हुआ, हमारे देश में टीकाकरण हुआ। आप सब लोगों के सहयोग से देश में 8 साल में आप लोगों ने सरकार बदली। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं कहूँगा कि दुनिया के इतिहास में, कोरोना हमारे देश में आया, हमको विदेश के लोगों के ऊपर निर्भर रहने नहीं पड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश में वैक्सीन बनाया और देश के 190 करोड़ लोगों को हमने दिया। हमारे देश के लोगों को तो दिया, लेकिन हमने विदेश के लोगों को भी दिया। पहले विदेश से हमारे देश में आता था और 10 साल के बाद में आता था, कितने लोग मर गए। अभी भी आप जूने लोगों को देखेंगे तो ये गाल में इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े और माता का, अभी किसी को भी होता नहीं क्योंकि उसका इंजेक्शन आ गया। अब कोरोना का इंजेक्शन आ गया। मैं भगवान से अपने भाषण को समाप्त करते हुए एक मांग करूंगा आज कि आने वाले दिनों में भगवान मोदी साहब को एक ऐसा बुद्धि दे, वो ऐसा एक इंजेक्शन बनाए ताकि हमारे देश में कोई गरीब रहे नहीं, सुखी रहे, सब खा पी के सुखी रहे। मैं ये नहीं कहूँगा सबका बंगला होना चाहिए, सबके पास गाड़ी होना चाहिए, लेकिन मानव जाति में जो पैदा हुआ है उसको एक घर मिले, उसको 3 टाइम का अनाज मिले, उसके बच्चों को शिक्षा पढ़ाने का पैसा उसके पास हो, वो अगर बीमार हो गया तो उसको दवा दारू मिले। इतना मिल गया तो बहुत बढ़िया ना, बराबर है, इतना ही और क्या चाहिए हमको। हमको कोई बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, इतना हो। इस प्रकार का इंजेक्शन बनाने का बुद्धि भगवान मोदी जी को दे, ये प्रार्थना करते हुए आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत माता की जय।